वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है और इसकी सीवियरिटी बढ़ने पर भी इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कंसीडर किया गया है, जिसका नाम है मेंटल इलनेस। और ये बहुत ही कॉमन है सोसाइटी में। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इलनेस हो जाने के कारण या मेंटल इलनेस हो जाने के कारण डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स परमानेंटली हों। कुछ डिसऑर्डर्स और जैसे कि एंजाइटी, ये सब चीज़ें क्यूरेबल है। तो बहुत ही अच्छे से आज का टॉपिक पढ़ेंगे। मेंटल इलनेस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। मेंटल इलनेस इज ए ब्रॉड टर्म यूज्ड फॉर कंडीशंस दैट इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स इन थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर विच अफेक्ट डेली लाइफ फंक्शनिंग। मेंटल इलनेस एक व्यापक शब्द है, यानी कि बहुत बड़ा शब्द है एक अपने आप में, या एक अपने आप में बहुत बड़ा विकार है। कैसे कि ये वह कंडीशन है या वह ग्रुप ऑफ कंडीशन है जिसमें इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी विचारधारा में, अपनी भावनाओं में, अपने इमोशंस में, बिहेवियर में, फीलिंग्स में, थिंकिंग में, और जो अफेक्ट करती है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी को या डेली लाइफ फंक्शनिंग में, कि हाउ टू इंगेज इन सोसाइटी और खुद के साथ अकेले में समय कैसे व्यतीत करना, अपने डेली लाइफ की पर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना। मेंटल इलनेस अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड एक्ट्स। इसका मतलब है कि यह इस बात को प्रभावित करती है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है और व्यवहार करता है। मेंटल इलनेस इज ए ब्रॉड एंड वाइड रेंजिंग प्रॉब्लम। ये बहुत व्यापक, विविध, यानी कि वाइड रेंजिंग है इसके अंदर एक प्रकार से। और अलग अलग विकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं। हर सिम्टम, हर कोज अलग है। और हर कोज या हर सिम्टम जो है उसका हर एक रीज़न अपना अपने आप में एक अलग है, एक अपनी, कह सकते हैं कि कैपेसिटी जनरेट करता है। इट अफेक्ट्स थिंकिंग, मैंने बताया कि सोचने की क्षमता, ये सोचने को प्रभावित करता है। फीलिंग प्रोसेसेस, कि हम कैसा महसूस करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी व्यक्ति का महसूस करने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मेंटल इलनेस इज नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर बट इंक्लूड्स मैनी कंडीशंस। ये किसी भी प्रकार का कोई एक सिंगल विकार नहीं है, बल्कि अनेक अवस्थाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करती हैं। अब हम इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी मेन है। पहला है, अगर किसी पर्सन की मेंटल इलनेस हो जाती है या किसी पर्सन को मेंटल इलनेस हो जाती है, मेंटली वीक फील करता है, तो उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि पहला, ईटिंग प्रॉब्लम सच एज, या तो बहुत ज़्यादा खाना या नॉट ईटिंग एट ऑल, कि खान पान पर ध्यान ना देना, अपनी विचारधारा के साथ डील ही ना कर पाना, अपने थॉट्स के साथ मैनेज मैनेज ना कर पाना, डील नहीं कर पाना उनसे। जैसा थॉट्स आपके ब्रेन को सिग्नल्स दे रहे हैं, आपका ब्रेन वैसा ही नेगेटिव आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है, और आपकी जो बॉडी है बिल्कुल नेगेटिवली ही वैसे ही परफॉर्म कर रही है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स सच एज एक्सेसिव स्लीपिंग और नो स्लीपिंग, या तो बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल भी नींद ना आना। सोशल आइसोलेशन एंड प्रेफरेंस टू रिमेन अलोन, इसमें सामाजिक अलगाव और अकेले रहना पसंद होता है इंसान को। क्यों होता है? क्योंकि उसकी विचारधारा काफ़ी उससे अलग हो जाती है, या सोसाइटी नेगोशिएशंस के कारण, या मैनिपुलेशंस मैनिपुलेशंस तो नहीं कह सकते, सॉरी, ह्यूमिलिटेशंस के कारण, उसको किसी पर्सन के इमोशंस को दबाने के कारण उस इंसान के विचारधारा समाज के साथ नहीं मिल पाती है, तो वह एकांत रहना पसंद करता है। वैसे एकांत रहना बुरा बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स के साथ जब आपका ब्रेन का पैटर्न नेगेटिव थॉट्स का हो जाता है तो वो काफ़ी हार्मफुल है आपके लिए, कि आप अलोन रह रहे हो। ऐसे में पर्सन को सुसाइडल थॉट्स और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स होने की काफ़ी संभावना रहती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। फटीग इवन आफ्टर प्रॉपर स्लीप, पूर्ण नींद लेने के बाद भी, भरपूर नींद लेने के बाद भी, प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 आवर्स 8 आवर्स के बाद भी थकान महसूस करना। लैक ऑफ एम्पैथी एंड इमोशंस टुवार्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति सहानुभूति और भावनाओं की या तो कमी होती है, या बहुत ज़्यादा बंदा इमोशनल फील करता है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाना, और ओवर इमोशनल फील करना। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल पेन पेन इन द बॉडी, ये काफ़ी सिम्टम्स देखे जाते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, कि अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल पेन होता है, शरीर में बिना कारण दर्द होता है, छाती में दबाव महसूस होना, या आपको ऐसा लगेगा कि सडन आपको हार्ट अटैक आ रहा है, बट मे बी इट इज़ अ गैस्ट्रिक पेन। और जैसे कि ब्रेन से आपके सिग्नल्स दे रहा है आपकी बॉडी को, बॉडी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ब्रेन परफॉर्म करती है। तो वैसे अननेसेसरी कुछ पेन होना और उसके कारण बहुत ज़्यादा घबरा जाना, और ब्लड प्रेशर्स का अप या लो होना। और अगर आप अपने बॉडी टेस्ट भी करवाएंगे, इसमें सारे जितने भी टेस्ट करवाएंगे आप बॉडी में,
वो सब नॉर्मल आने वाले हैं, रिपोर्ट सब नॉर्मल आने वाली है, उसके बावजूद भी ये सारे सिम्टम्स होंगे। इसका रीज़न है आपकी मेंटल इलनेस, नॉट फिजिकल इलनेस। और फीलिंग एंड डिज़ायर ऑफ एडिक्शन टू अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, ये सबसे बड़ा कारण है। एक सिम्टम है, एक कॉज है, एक रीज़न है मेंटल इलनेस का, कि शराब, धूम्रपान और नशीले पदार्थों की लत की भावना, जब तक हम इन सब चीज़ों का कंजप्शन करते हैं, ध्यान से सुनिए, कि जब तक आप इन सब चीज़ों का कंजप्शन करते हैं तब तक आप गुड फील करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन को हैप्पी हार्मोन रिलीज करने में मदद करते हैं। जब तक इनका असर रहता है आपके ब्रेन में, तब तक आपका ब्रेन हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है और आपको कह सकते हैं कि एक गुड फीलिंग प्रोवाइड करवाता है, आपको अच्छी नींद प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे इनका कंजप्शन खत्म होता है तो आपकी बॉडी की डिज़ायर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाती है समय के साथ साथ। और जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी पूर्ण रूप से इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। और जब आप इसको नहीं लेते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलती है, जैसे कि हाथ कंपना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, इवन डाइजेशन प्रॉब्लम्स की, इनके इन सब चीज़ों के बिना आपको कुछ डाइजेस्ट ना होना, वॉशरूम प्रॉब्लम्स की, सुबह सुबह फ्रेश ना हो पाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इतना भयंकर एडिक्शन है अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोकिंग का। और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल वीक हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल वीक हो जाती है समय के साथ साथ। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, चाहे आप अपने आप को कितना ही बलवान समझें, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ हमारे ब्रेन के केमिकल्स को वीक करती है, हमारी ब्रेन के सिग्नल्स को वीक करती है। मोर एंगर एंड हाई एंग्जाइटी, अत्यधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या अत्यधिक चिंता करना, बेवजह चिंता करना, बेवजह घबराहट होना, बेवजह डर लगना, या कह सकते हैं कि और कह सकते हैं कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट जैसे अपने ब्रेन में किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वैसा आपको महसूस होने लग जाता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या सडन फैमिली में आपके किसी की डेथ हो जाएगी, या आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। इन सब चीज़ों के सिम्टम्स हाई एंग्जाइटी, बेवजह मन जो है आपका जो ब्रेन है वो चिंता करता है। इरेटेबिलिटी एंड अग्रेशन, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता, ये भी सिम्टम है इसके। अग्रेशन होगा बेमतलब ही कह सकते हैं कि अननेसेसरी अग्रेसिव रहना हर चीज़ के लिए, हर डिसीजन के लिए, किसी की बात ना सुनना ना मानना। कन्फ्यूजन रहेगी अपने आप ब्रेन में और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी निर्णय ले पाओगे। डिफिकल्टी होगी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। हर समय आपका जो डिसीजन है लमसम यही रहने वाला है कि अ, समय पर छोड़ देते हैं, देखते हैं, या कुछ समय बाद सोचेंगे। रैपिड मूड चेंजेस सच एज सडन हैप्पीनेस टू एंगर, की तेज मनोदशा परिवर्तन, जैसे अचानक खुश होने से गुस्सा होना। ये भी सडन हैप्पीनेस टू एंगर हो जाएगा कि आप सडन खुश हैं और एकदम से आपका बिहेवियर एंगर में बदल चुका है। ये सिम्टम भी है। हियरिंग वॉइसेस एंड सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल, एग्जैक्टली। और ये बहुत ही मेन कोज है, और सॉरी सिम्टम है आपका पैनिक अटैक्स में और एंजाइटी में, डिप्रेशन में, मेंटल इलनेस में, कि आप अननेसेसरी सोचोगे, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में आएंगे इलनेस के कारण, और आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्ट हो जाएगा। जो आप सोचोगे वैसा आपको महसूस होने लग जाएगा। और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको किसी प्रकार की कोई अननेसेसरी साउंड्स या वॉइसेस, आवाज़ें सुन रही हैं, या कुछ अननेसेसरी दिख रहा है, तो वह आपको सचमुच आपकी बॉडी में वो फील करवाने लगेगा, जिसके कारण आपकी बॉडी के टेम्पर्स अप लो हो सकते हैं, बीपी अप लो हो सकता है। और वो सचमुच आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ये एक जो कह सकते हैं कि थॉट पैटर्न है वो उसको पूर्ण रूप से नेगेटिव कर देगा। फिर आपका पैटर्न पॉजिटिव होने में काफ़ी समय लगता है, और जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही महसूस करते जाओगे समय के साथ साथ। थॉट्स ऑफ हर्टिंग सेल्फ एंड अदर्स, ये सिवियरिटी होने पे, कि सिवियरिटी जब बढ़ जाती है, कि सुसाइडल थॉट्स बॉडी में आने लग जाते हैं, कि हम डिसीजन जब आउटर नहीं ले पाते हैं और समय के ऊपर छोड़ जाते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, तो इन दी एंड हमारे ऊपर खुद के ऊपर इंसान को यही सब थॉट्स आने लगते हैं, कि हर्टिंग सेल्फ, सुसाइडल थॉट्स, की सुसाइड कर लेना या किसी को मार देना अंत में, या एंडिंग डिसीजंस भी कह सकते हैं इनको। डिफिकल्टी इन बिहेविंग नॉर्मली, बेसिकली कह सकते हैं कि सामान्य व्यवहार करने में कठिनाई होती है मेंटल इलनेस के कारण। अब हम इसके कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। पहला है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी मीन्स फियर एंड वरी। बेसिक तरीके से समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, कि चिंता का अर्थ अत्यधिक डर और बेचैनी है, जो कि नाजायज होगा, अननेसेसरी कारण होगा। और अगर इसका कोई रीज़न भी होगा, कि सचमुच कोई रीज़न है आपका जो रिलायबल है, कि आपको उस चीज़ के कारण एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो आपका ब्रेन का जो पैटर्न है उसको नेगेटिव करने वाला है। और उसके साथ साथ आप उस स्ट्रेस के कारण आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको नॉर्मल तरीके से भी फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। एंग्जाइटी कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एंग्जाइटी के टाइप्स हैं कि हल्की चिंता, मध्यम या गंभीर भी हो सकती है। टाइप्स हैं एंग्जाइटी के। सोशल एंग्जाइटी इन्वॉल्व्स
फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस, कि सामाजिक चिंता में सामाजिक परिस्थितियों से डर लगना कि फलाना ढिमकाना हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, या हमारे कारण किसी को हर्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना और सोशल सिचुएशंस को हैंडल ना कर पाना, समाज से एक प्रकार से अलगाव रखना। सेपरेशन एंग्जाइटी इन्वॉल्व्स फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस, इवन लव्ड वंस से भी आपको सेपरेट रहने का मन करेगा। ये एक प्रकार का एंग्जाइटी का टाइप है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इन्वॉल्व्स फियर ऑफ परफॉर्मिंग टास्क, की किसी प्रकार की कोई परफॉर्मेंस देने में, जैसे कि डांस या कोई भी लाइफ की परफॉर्मेंस परफॉर्म करने में आपको फियर महसूस होगा, घबराहट महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी। आप यानी उसको अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इलनेस एंग्जाइटी इन्वॉल्व्स फियर ऑफ सीरियस डिजीज लाइक हार्ट अटैक। ये सबसे कॉमन टाइप है इलनेस एंग्जाइटी का, कि मेनली उन लोगों में देखा जाता है जिनको मेंटल इलनेस होती है, कि जैसे कि उनको इलनेस एंग्जाइटी होगी कि अपने आप में या अपनी आप की विचारधारा में वो इतना व्यस्त होंगे कि जैसे उनको ब्रेन उनका सिग्नल दे रहा है कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है या उनको हार्ट में ब्लॉकेज है, तो वो सब चीज़ें आप वो सचमुच महसूस करने लग जाएगा। हालांकि सच में ऐसा कुछ होगा नहीं है, आप जितने भी हार्ट के टेस्ट करवाएंगे वो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आएंगी, बट इलनेस जो है वो आपको ऐसा महसूस करवाएगी कि आपको सचमुच कोई हार्ट डिजीज है, लंग्स में प्रॉब्लम है, छाती पे दबाव आ गया, आपका लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, या आपकी स्ट्रेंथ लो है, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको अंदर ही अंदर वीक फील करवाना। ऐसे इलनेस एग्जाइटी करवा सकते हैं कि फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ रेबीज, और कुछ भी ऐसी डेथ से डर लगना बहुत ज़्यादा, कि डेथ को सोच सोच कर घबराया जाना, और उसके चक्कर में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स को फेस करना कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है दिन प्रतिदिन। ये सब इलनेस एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं और देखने को मिलते हैं। फोबियाज के बारे में बात करेंगे। फोबिया इज एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर, यानी कि तर्कहीन डर होता है। और फोबिया एक तीव्र होता है, यानी कि तर्कहीन, कोई लॉजिक नहीं होगा उन चीज़ों का। आप जा रहे हो और ट्रैवल कर रहे हो, आपको लगेगा कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। सडनली आप अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपके फादर साहब की डेथ होने वाली है, आपके मदर मदर की डेथ होने वाली है, या आपके ब्रदर की डेथ होने वाली है। इलॉजिकल चीज़ें और बिल्कुल ही इरेशनल चीज़ों का डर लगने लगा, नाजायज़ डर। सेकंड है एग्रोफोबिया, इज फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, की खुले स्थानों में जाने का डर होता है, इसको एग्रोफोबिया कहते हैं। हर फोबिया के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग साइंस होते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, की बंद जगहों का डर लगना या दम घुटना महसूस करना, कि वो सोच भी लेंगे कि हम किसी जगह पर कैद हैं, तो वो सोच सोच कर ही उनको घबराहट होने लग जाएगी और पैनिक फील करने लग जाएंगे। ये सब बेसिक तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि क्लस्टरफोबिया क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए कि क्लस्टरफोबिया किस बारे में बात हो रही है, कि फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, की बंद जगहों के जो स्थान होते हैं उनसे डर लगना। ज़्यादा मेडिकल लाइन में हम नहीं जाएंगे या मेडिकल डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना आपसे नहीं पूछा जाता है, बट ये सब चीज़ें मेन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे अगला है एक्रोफोबिया, जो फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर लगना। और बहुत ज़्यादा अगर ऊंचाई पर जाते हैं, आपने देखा होगा कि स्टेयर्स चढ़ते हैं या स्टेयर्स उतरते हैं, लिफ्ट से जाते हैं, और कह सकते हैं कि 7th या 8th फ्लोर पर जाने के बाद उनको डर लगना, घबराहट फील होना। एरोफोबिया इज फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि उड़ान बढ़ने का डर लगना, कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बाय एयर या एयरलाइंस उनको बहुत ज़्यादा फियर महसूस होना, वह सब एरोफोबिया के अंदर आता है। उससे अगला अगला है साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स या फियर ऑफ रेबीज भी कह सकते हैं, कि कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगना कि ये काट लेगा, और उस कारण वह उन सब चीज़ों के साथ इतना लिंक्ड नहीं फील कर पाते हैं। ग्लोसोफोबिया इज फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, की बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील करना, खुद का पर्सपेक्टिव भी नहीं समझा पाना किसी को। अगला है नेक्टोफोबिया इज फियर ऑफ डार्कनेस, की अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगना। और है एरेक्नोफोबिया, कि मकड़ियों का डर, स्पाइडर्स का डर। ये बेसिक से मैंने कुछ नेम्स मेंशन किए हैं कि कौन सा फोबिया किसका है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है मेंटल इलनेस के कॉन्सेप्ट के अंदर। अगला है ओफिडियोफोबिया, कि सांपों का डर, सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगना, और स्नेक बाइट से भी बहुत ज़्यादा डर लगना, या पॉइजन, उनके पॉइजन से भी बहुत ज़्यादा डर लगना। उससे अगला है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो ओसीडी कहते हैं जिसको हम। और ये भी मेंटल इलनेस के अंदर भी आता है जब इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। माइनर चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता है जब वह बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसऑर्डर से कम है। बेंचमार्क रेंज होती है 40% आउट ऑफ 100%, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो हम कंसीडर करते हैं एज डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, इन्वॉल्व्स रेपिटेटिव थॉट्स एंड एक्शंस, कि बार बार आने वाले विचार और दोहराए जाने वाले कार्य होते हैं, जिनके कारण बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि साफ सफाई, और उनको कुछ ना कुछ करने का मन या कोई ना कोई एक्टिविटी करने का मन, और बहुत ज़्यादा हाइजीन रहने का समस्या, कि ओवर हाइजीन रह रहे हैं, बार बार नहाना, बार बार हैंड वॉश करना,
कुछ ऐसी सडन चीज़ें देख लेना अपने रूम्स में कि अव्यवस्थित हैं, उनको बार-बार व्यवस्थित करना, ऑटो बार-बार क्लीन करना, ये सब इसके बेसिक से सिम्पटम्स हैं। इससे अगला है डिप्रेशन। मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको सिर्फ वन लाइन में एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये रेपिटेटिव थॉट्स के बारे में बात हो रही है, जिस कारण आगे जैसे हाइजीन रहने के ये सब सिम्टम्स हैं इसके। सिम्टम्स इतना डेप्थ में नहीं आएंगे, या सिम्टम्स तो सॉरी आएंगे, बट मेडिकल लाइन इतना डेप्थ में नहीं आएगी, और आपको नीम से पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में पूछ रहा है। अगला है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, ये एक मूड डिसऑर्डर है, और परसिस्टेंट सैडनेस, यानी कि लगातार उदासी रहती है इसमें। डिप्रेशन में भी एक्यूट और क्रोनिक, अवसाद तीव्र या दीर्घकालिक हो सकता है। डिप्रेशन कोजेज एम्प्टीनेस एंड सुसाइडल थॉट्स इन सीवियर केसेस, कि जब इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है तो ये गंभीर मामलों में आत्महत्या के विचार उत्पन्न करता है, कि सेल्फ हार्मिंग या खुद की जान दे देना। डिस्थीमिया इज ए माइल्ड बट लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेसिव कंडीशन, ये इसकी एक कंडीशन है, एक टाइप है। ये एक हल्का लेकिन लंबे समय तक रहने वाला अवसाद है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म है, कि एमडीडी भी हम जिसको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियर है इन डिप्रेशन और इन मेंटल इलनेस। अब है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम पीटीएसडी भी कहते हैं। पीटीएसडी होता है किसी भी ट्रोमेटिक इवेंट्स के कारण। फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन आर्मी में है और उसने फेस किया किसी भी वॉर को, तो उस वॉर के दौरान उसके कुछ पर्सनल रिलेशंस का हार्म हो जाना, या थ्रू जैसे उसके साथ कोई और आर्मी के कलीग्स हैं उसके, या और भी ऐसी चीज़ें देख लेना कि बहुत सारे ब्लास्ट देख लेना, जिनके इवन साउंड से भी बाद जिसके सिम्टम्स बाद में एज फियर उनमें देखने को मिल सकते हैं, या कोई पास्ट में, नॉट इन ओनली आर्मी, कि पास्ट में कुछ ऐसा ट्रोमा हो जाना जिसके कारण जो थॉट पैटर्न हमारा वो नेगेटिव हो जाना और उसके सिम्टम्स इन फ्यूचर देखने को मिलना, इसको हम पीटीएसडी के अंदर कंसीडर करते हैं। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स अकर्स आफ्टर ट्रोमेटिक इवेंट्स, की ट्रोमेटिक इवेंट्स हो जाने के बाद इसके सिम्टम्स समय समय के बाद दिखाई देना। इट इज़ कॉमन इन पीपल फेसिंग एक्सीडेंट्स, कि जीवन में जिन्होंने एक्सीडेंट्स, अब्यूज और बहुत बड़ी वॉयलेंस देखी हो, जैसे कि वॉर फॉर आर्मी, और एक्सीडेंट्स जिसमें किसी ने अपनी पर्सनल रिलेशन को खोया हो इन रोड एक्सीडेंट, और कोई किसी प्रकार की बहुत वॉयलेंस, बहुत बड़ी वॉयलेंस, जैसे कि कोई रेप केस, या कोई कह सकते हैं कि एसिड अटैक। सिम्टम्स इंक्लूड्स फ्लैशबैक्स, फियर एंड एंग्जाइटी, इसके लक्षणों में फ्लैशबैक्स की एकदम से याद आ जाना, डर और चिंता शामिल होते हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स ऑकर्स इमिडिएटली आफ्टर ट्रॉमा, कि ये इसका जो एक टाइप है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो अ, जो ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है आपका, उसके कुछ समय के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है, कि इमिडिएटली प्रभाव से अपना जो रूप है वो दिखा रहा है, या अपना इफेक्ट है वो दिखा रहा है आपके थॉट पैटर्न के ऊपर। डिसोसिएटिव पीटीएसडी इन्वॉल्व्स फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम बॉडी, कि डिसोसिएटिव पीटीएसडी में शरीर से अलग महसूस करना शामिल है, कि खुद की बॉडी से बहुत ज़्यादा डिटैच फील करना। अनकॉम्प्लिकेटेड पीटीएसडी शोज फियर विदाउट सीवियर फ्लैशबैक्स, कि गंभीर फ्लैशबैक के बिना भी डर लगता है इनमें, कि कॉमन होते हैं कुछ फ्लैशबैक्स या कुछ इवेंट्स, कि करेज होना चाहिए जिनको फेस करने का, और लो करेज के कारण अगर वो किसी के साथ होते हैं तो उसके भी सिम्टम्स आगे देख उस पर्सन से वो फेस नहीं हुआ और उसके सिम्टम्स हमें आगे देखने को मिले। पीटीएसडी में लास्ट है कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी इज सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग, कि कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला होता है। अब है अगला अग्रेसिव बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स अग्रेसिव एंगर एंड वॉयलेंस। बेसिक डेफिनेशन से पता लग रहा है कि आक्रामक व्यवहार में अत्यधिक गुस्सा और हिंसा शामिल होती है। इट में कोज फिजिकल हार्म टू अदर्स, और सेल्फ भी है, यहाँ पर सेल्फ भी लिखिएगा आप, कि ये अग्रेसिव बिहेवियर में खुद को सेल्फ हार्मिंग और किसी को हार्म पहुंचाने का एक प्रकार से कोज होता है, कि बंदा जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फील करता है, या कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा जब अग्रेसिव फील करता है, तो वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, इवन खुद को भी हार्म पहुंचा सकता है। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज इंक्रीज अग्रेशन, की स्ट्रेस, चिंता, तनाव, निराशा और नशीले पदार्थ अग्रेशन को बढ़ावा देते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, और उसको एक प्रकार से प्रमोट करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण अग्रेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। पुअर इमोशनल कंट्रोल लीड्स टू अग्रेशन, भावनात्मक नियंत्रण की कमी से आक्रामकता की कमी होती है, तो सॉरी, पुअर इमोशनल कंट्रोल लीड्स टू अग्रेशन, की किसी पर्सन का अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं है, या बहुत ही पुअर इमोशनल कंट्रोल है,
तो वो भी लीड करता है अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ, अग्रेशन की तरफ। अब हम कुछ कॉजेज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सब मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, पीटीएसडी, एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, क्या कारण है इनका होने का। कोई सिंगल एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, मानसिक बीमारी का कोई एक सटीक कारण नहीं होता है, कोई सिंगल कॉज नहीं होता है। जेनेटिक फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इसमें भी अनुवंशिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड ट्रोमेटिक इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू इलनेस, पर्यावरण यानी कि बाहरी तौर से इंसान को जो स्ट्रेस मिलता है उसके कारण मेनली ये इफेक्ट होता है या ये डिसऑर्डर्स होता है इंसान को। और कुछ ऐसे आघाती घटनाएं हो जाती हैं जो इस बीमारी के लिए एक प्रकार से योगदान देती हैं कि इन सब चीज़ों के कारण ये डिसऑर्डर होता है। केमिकल इम्बैलेंस सबसे मेन पॉइंट, इन सब चीज़ों के कारण केमिकल इम्बैलेंस ही होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसके कारण हमारे को मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फेस करने को मिलती है। इन द ब्रेन अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, केमिकल इम्बैलेंस ही हमारे ब्रेन की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। सब्सटेंस अब्यूज इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस, कि नशीले पदार्थ, ओपियम, पॉप्स, ड्रग्स, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब ट्रिगर हैं, बढ़ाती हैं इन चीज़ों को। जब तक आप इनको कंज्यूम करोगे आपको लगेगा यू आर फीलिंग ऑलराइट, बट कुछ समय बाद इन सब चीज़ों के बिना आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ही खराब रहने वाली है। सॉरी, इन सब चीज़ों के साथ ये चीज़ें टाइम के साथ वर्स कर देती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपकी थिंकिंग को, आपकी इमोशनल हेल्थ को। डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि देयर इज नो सिंगल टेस्ट टू डायग्नोस मेंटल हेल्थ, कोई सिंगल टेस्ट नहीं है मेंटल हेल्थ को डायग्नोस करने का, बट हम जैसे कि मल्टीपल असेसमेंट करते हैं, सीबीटी करते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज देते हैं, इसमें उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि बंदा या सॉरी पर्सन मेंटल इलनेस को फेस कर रहा है या उससे जूझ रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा यूज होती है थ्रू साइकाइट्रिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के द्वारा। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पता लगा जाता है, या पर्सन खुद भी जब लो फील करता है तो वह महसूस करता है कि वह मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस इज डन टू रूल आउट अदर कोजेज, की अन्य कारणों को हटाने के लिए शारीरिक जांच भी की जाती है। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग थ्रू टॉकिंग एंड इमोशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड, की बातचीत और भावनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा काउंसलिंग की जाती है। काउंसलर्स के द्वारा पता लगाया जाता है और टाइम टू टाइम उनको एनकरेज किया जाता है, टाइम टू टाइम उनको थेरेपीज के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, उनको फेस करना सिखाया जाता है सिचुएशंस को कि कैसे डील करना है इनके साथ में। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज वाइडली दी जाती है, कि सबसे व्यापक उपयोग होती है इनके थ्रू। बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमारी मेंटल हेल्थ में, जो मेनली साइकाइट्रिस्ट काउंसलर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। लर्निंग कोपिंग स्ट्रेटजीज हेल्प मैनेज इमोशंस, कोपिंग रणनीतियां सीखने की भावनाओं का प्रबंध होता है, बेसिक सी चीज़ है ये। मेडिटेशन एंड योगा हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, सबसे मेन पॉइंट है कि ध्यान और योग तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ये हमारे पास्ट और हमारे कल्चरल से भी बहुत ही रिलेटेड है कि मेडिटेशन और योगा आपका 99% स्ट्रेस को मैनेज करता है विद टाइम, नॉट ऑन ए सिंगल डे, सिंगल वीक, सिंगल मंथ, बट विद टाइम आपको इम्प्रूवमेंट खुद महसूस करने को मिलेंगे। मेडिकेशन इंक्लूड्स यूज ऑफ एंटी डिप्रेशंस एंड मूड स्टेबलाइजर्स, कुछ दवाई दी जाती है कि जिनके थ्रू आपका डोपामिन, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन, ये सब चीज़ें जो आपके हैप्पी हार्मोन केमिकल्स हैं, इनको बैलेंस किया जाए। आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं साइकेट्रिस्ट के द्वारा कि जब सिवियरिटी हो चुकी है, सिवियरिटी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है पर्सन, तो एक प्रकार से तत्काल प्रभाव से उन सब चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सके इम्प्रूवमेंट के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आर हेल्पफुल, की स्वस्थ आहार, अच्छी डाइट, व्यायाम जैसे कि वर्कआउट्स और जीवन शैली में परिवर्तन सहायक होते हैं। कि आप खुद का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी कर दोगे तो आपका जो थॉट का पैटर्न है उसको खुद को इतना समय नहीं मिलेगा कि वो नेगेटिव फील करे और आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज इंपॉर्टेंट, ये सबसे मेन पॉइंट है और हर साइकाइट्रिस्ट, हर काउंसलर आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसको अवॉइड करें। क्योंकि अगर आपकी एंग्जाइटी 5% टू 10% भी है आउट ऑफ 100, तो अल्कोहल और कोई भी ऐसा कंजप्शन है नशीला पदार्थ है तो वो उसको ट्रिगर करके 99% कर देगा। ये चीज़ें इतनी हार्मफुल होती है आपके लिए। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल रहेगा इन क्लासरूम, अगर कोई कैंडिडेट या कोई भी बच्चा मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है अपनी सोसाइटी के कारण, अपने कल्चर के कारण, अपने बैकग्राउंड के कारण, अपनी डिसेबिलिटी के कारण, तो उसके लिए हमारा क्या रोल रहेगा क्लासरूम के अंदर। पहला है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, भावनात्मक सहयोग और समझ प्रदान करना, कि हम बच्चे को एनकरेज करेंगे बहुत ही ज़्यादा और उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे। सेकंड है हेल्पिंग स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस एंड बिहेवियर, की विद्यार्थियों को तनाव और व्यवहार प्रबंधन करने में सहायता करना।
उनको थॉट्स के साथ डील करना सिखाना कि आपको कैसे अपनी विचारधाराओं के साथ डील करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे स्ट्रेस से बाहर आना है, और फिजिकल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। क्रिएटिंग ए स्पोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट की सहायक और समावेशी कक्षा वातावरण बनाकर देंगे हम बच्चे को, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, उसके थॉट पैटर्न को टोटली पॉजिटिव या पॉजिटिविटी प्रोवाइड करवाए। एनकरेजिंग सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का जो सोशल इंटरेक्ट है थ्रू पीयर्स, सोसाइटी, हम उसको एनकरेज करेंगे और एक पॉजिटिव बिहेवियर के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इंश्योरिंग राइट्स इंक्लूजन एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये पॉइंट इसलिए मेंशन किया गया है कि इसके अनुसार जो अधिकार हैं वो समावेशन सुनिश्चित करना है, कि इसके अंदर कंसीडर किया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर इसको। कुछ एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मेंटल हेल्थ के, जो काफ़ी मेन है, और ऑल ओवर रिवीजन करवाएंगे आपके कंप्लीट इस टॉपिक की, कि मेंटल इलनेस इज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम बट ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ये कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। मेंटल इलनेस अफेक्ट्स इमोशंस, बिहेवियर एंड थिंकिंग। मानसिक बीमारी भावनाओं, व्यवहार और सोच को प्रभावित करती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। शीघ्र पहचान, उपचार से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे तो जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। मेंटल इलनेस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की, इसके अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त है या कंसीडर किया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, मेंटल इलनेस। और मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, कवर करेंगे हमारे सारे साइकोलॉजी और पेडागोजिकल टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक यू।